Then, good afternoon, everyone. Now, I'm going to discuss about chemical shift. जब आप NMR की बात करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में आपने ऑलरेडी इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके पीछे की थियरी आपने पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना चाहिए और आप अभी भी पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे बात करती हूँ केमिकल शिफ्ट की। The shift in the position of NMR region resulting from the shielding and de-shielding by electrons is called chemical shift. अब आप सबको पता है कि मुझे ना चाहते हुए भी मुझे पूरी थियरी जरूर बतानी पड़ेगी यहाँ पर आप लोगों को। बिना बताए नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इसमें लिखा है कि जब हम NMR रीजन में शिफ्ट की पोजीशन देखते हैं, पोजीशन मतलब कि भाई NMR का डेटा आया, NMR के डेटा में एक लाइन होती है 0 टू लेकर के 10 तक, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। उसमें प्रोटॉन किस जगह पे आया, उस पोजीशन को देखकर ही हम समझ पाते हैं कि हमारा प्रोटॉन कैसा है, कहाँ हो सकता है, और उसके पैटर्न को देख के ये समझ पाते हैं कि किस तरह का प्रोटॉन है, डबलेट है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है। और उसके कपलिंग कांस्टेंट को देख के ये समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोटॉन क्या चीज है, मतलब कि ये सिस का प्रोटॉन है, ट्रांस का प्रोटॉन है। एकदम एग्जैक्ट उसका बिहेवियर हम उसके कपलिंग कांस्टेंट से पता कर लेते हैं। अब चलिए, अभी फिलहाल हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर केमिकल शिफ्ट की बात आती है तो वो सिर्फ पोजीशन की बात बताता है। When a proton is present inside the magnetic field, more close to an electropositive atom, more applied magnetic field is required to cause excitation. This effect is called shielding effect. दूसरा भी पढ़ लेती हूँ। When a proton is present outside the magnetic field, close to a electronegative atom, less applied magnetic field is required to cause excitation. This effect is called de-shielding effect. बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें समझने के लिए। अब मैं थियरी भी थोड़ा बहुत बताती हूँ आपको। NMR में क्या होता है, प्रोटॉन NMR की बात कर रही हूँ तो प्रोटॉन के पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियस में 1H में एक प्रोटॉन होता है। अब जो प्रोटॉन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से लगा होगा, ध्यान से समझना, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से लगा होगा और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होगा, इसको ध्यान से समझना। अब हाइड्रोजन की बात अगर करते हैं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन है। हम उसके न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस निकालना है। तो सीधी सीधी बात है कि उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है जितनी आसानी से निकाला जा, मतलब कोई खींच ले उसे, अगर इलेक्ट्रॉन उसका बाहर का घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो आसानी से कोई खींचने वाला एटम के साथ अटैच है, इसका मतलब कि उसका जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, वो फ्री हो जाता है। जब नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमसे लास्ट में जरूर पूछिएगा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समझो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई ऐसा एटम अटैच हो बगल में हाइड्रोजन के साथ जो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले,
तो क्या होगा, बाहर से किसी भी बिल्डिंग के बाहर से अगर गेट कीपर को हटा लिया जाए, गार्ड को हटा लिया जाए, तो उसके अंदर जाना बहुत आसान हो जाता है। और जब अंदर जाना आसान हो जाता है तो अंदर घुस करके उसमें रहने वाले लोगों को बाहर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक यही बात है, अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो प्रोटॉन अटैच है, मतलब वो हाइड्रोजन अटैच है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो वो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, वो बिल्कुल बेचारा मतलब उसके अंदर घुस के और उसको एक्साइट कर देना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा चारों तरफ तो उस तक पहुंच पाने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यही बात यहाँ लिखी जा रही है कि अगर when a proton is present inside the magnetic field more close to an electropositive atom, अगर कोई प्रोटॉन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ, मोर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच होगा तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर होगा। और अगर इसको कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट, मतलब वो घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स से घिरा हुआ है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो बेचारे के पास क्षमता नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, इसलिए उस प्रोटॉन, उस हाइड्रोजन के अंदर के न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को एक्साइटेड करने के लिए हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के जो प्रोटॉन होते हैं उनको वो शील्डिंग रीजन में जाते हैं और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जब ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके जो बाहर के जो चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो आप इंस्ट्रूमेंट से, वो उसके अंदर बहुत कम एनर्जी देकर ही, लेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देकर ही उसमें एक्साइटेशन क्रिएट कर देता है और वो डेटा आ जाता है, एनएमआर डेटा रीड, एनएमआर डेटा रीड कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर में। तो इस इफेक्ट को डी शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के प्रोटॉन डी शील्डिंग रीजन में आते हैं और शील्डिंग इफेक्ट वाले जो प्रोटॉन होते हैं वो शील्डिंग रीजन में आते हैं। अब ये बताओ कि शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग रीजन क्या होता है और डी शील्डिंग रीजन क्या होता है। जीरो, जीरो से लेकर के 10, 11, 12 तक रीड किया जाता है प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को। जीरो सबसे ज्यादा शील्डिंग पोजीशन माना जाता है कि अगर कोई प्रोटॉन जीरो पे है तो बहुत ज्यादा शील्डेड है। वो शील्डेड मतलब कि बाहर कवच लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कवर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, CDCl3 का क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन मुझे पूछना उसमें था कि TMS क्या होता है। TMS आप लोग जरा कोई भी एक, चाहे एक मैं आपको नाम देती हूँ, आपको निशा है क्या वहाँ, निशा? मैम, यस मैम। हाँ बेटा बताइए जरा, TMS क्या? ट्राइमिथाइल सिलेन। ट्राइमिथाइल सिलेन को एज ए स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है? केमिकली इनर्ट होता है, उसके सारे जो मतलब प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, अच्छा, सब सेम सिग्नल देते हैं। और सब कुछ, दोनों चीजें सही बोली, दो चीजें आप और बोलिए, 4 पॉइंट हैं। यस मैम। टेट्रामिथाइल सिलेन को एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है, इसके पीछे यस 4 मैम। पॉइंट हैं। आपने बिल्कुल सही बोला, केमिकली इनर्ट होता है। इनर्ट। दूसरा, हाँ केमिकली इनर्ट होता है। दूसरा आपने आपने बोला कि जो इसके सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। होते हैं। और बताइए, 2 पॉइंट और हैं जो मैन, वो दोनों और भी ज्यादा मैन पॉइंट्स हैं। टेट्रामिथाइल सिलेन को क्यों लिया जाता है बताइए, कोई और है? दुर्गा है, अनम्यूट करिए और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सुधा है, मैम
हाईली हाँ शिल्डेड होता है क्योंकि उसके प्रोटॉन चारों तरफ से जो चारों उसको मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, जिसके हाँ कारण बिल्कुल हाइलेट जो शील्डेड है होता बहुत है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो सही जाता है। कहा। लेकिन शील्डेड क्यों होता है? क्योंकि शील्ड वो से क्यों चारों होता है? मिथाइल चारों मिथाइल जो उसको होता है एक चारों तरफ से घेरे हुए होता मैम इसका इन्वायरमेंट सेम होता है। ये अभी कौन बोल रहा है एनवायरनमेंट से होता है? हेलो, बोलो बेटा, आप लोग बोलो ना। बंद हो गए, कोई नहीं बोलेगा। हेलो श्वेता। है। ऐसा है। भाई जो निशा ने 2 पॉइंट बोले, सुधा ने तीसरा पॉइंट बोलने की कोशिश की है, बट तीसरा उसने बिल्कुल सही बोला है कि शील्डेड होता है, लेकिन शील्डेड होने का मेन रीजन क्या है ये जानना चाहती हूँ। उसके बाद चौथा पॉइंट है, नहीं याद आ रहा है? उसका सिलिकॉन से डायरेक्ट सारे के सारे जो कार्बन ग्रुप है वो अटैच्ड है उस पे सारे के, बहुत बल्कि होते हैं तो वो बिल्कुल वो कवर किए हुए होते हैं तो डायरेक्ट तो मे बी सर। चलो, अब मैं बोलती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बिल्कुल निशा ने 2 पॉइंट बोले कि केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप उसको मिला के अगर डेटा लेते हैं NMR का तो रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। दूसरा पॉइंट बोला कि सभी प्रोटॉन इक्विवेलेंट होते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट में कोई अंतर नहीं होता है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट सुधा ने बोला कि ये शील्डेड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड माना जा सकता है। लेकिन जो इसका जवाब है कि वो शील्डेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़े होते हैं। आपको ये बोलना जरूरी था सुधा कि ये यस मैम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़े होते हैं सारे साथ प्रोटॉन। जुड़े होते हैं। सिलिकॉन, यस मैम। tetramethyl silane, silicon is the most electropositive element of our periodic table. That's why, यस मैम। because all the four methyl groups are attached with silicon atom. Just because of this reason, all the protons of tetramethyl silane are so much shielded, ठीक है। यस मैम। तो जिस तरीके से किसी के वीरता को पहचानने के लिए एक स्टैंडर्ड मानेंगे कि ये आदमी सबसे ज्यादा वीर है या सबसे ज्यादा तेज है, किसी भी चीज को, कोई भी चीज के किसी को कंपैरिजन करना है तो तुम एक सबसे ज्यादा स्ट्रांग वाले को तो अपना एक स्टैंडर्ड मान के रखोगे ना। उसी यस मैम। तरीके से टेट्रामिथाइल सिलेन जो कंपाउंड है वो हाँ, चौथा पॉइंट और सुन लो। चौथा पॉइंट क्या होता है कि ये हाईली वोलाटाइल होता है। हाईली वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल मतलब कि अपने आप उसमें से उड़ जाता है, ठीक है। यस मैम। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये अक्सर आता है, ये तो MSc लेवल के एग्जाम में आता है, लेकिन आप लोगों को पता होना हाँ चाहिए ये 4 मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से टेट्रामिथाइल सिलिन को लिया जाता है। अच्छा, तो चूंकि ये इतना ज्यादा इनर्ट है, इक्विवेलेंट सारे प्रोटॉन है, और चूंकि 12 प्रोटॉन एक साथ हैं, तो इनका जब इनकी जो पीक आएगी ना वो खूब लंबी भी आएगी, खूब लंबी पीक आएगी, क्योंकि 12 प्रोटॉन एक साथ इक्वल सेम इक्विवेलेंट माहौल में हैं। तो इन इस पीक के साथ बाकी के और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पीक को समझने में आसानी होगी। सबको क्लियर है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। हाँ, जैसे कि किसी भी चीज को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया जाता है कि इससे ये कितना लंबा है, इससे ये कितना छोटा है, इससे ये कितना मोटा है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सभी के हाइड्रोजन के पीक को समझने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी। और वो स्टैंडर्ड हमें TMS मिला, टेट्रामिथाइल सिलेन। उसके पास ये 4 तरह की क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हमें इसको रखना पड़ा और हम इसको लेते हैं। इसको जब NMR डेटा करते हैं, सैंपल बनाते हैं, तो सैंपल में TMS डाल के ये लोग मशीन में रख देते हैं। जितने टेक्नीशियंस होते हैं, आप जब सॉल्यूशन बना के देते हो उसमें TMS डालते हैं और वो लगा देते हैं। जब पीक आती है,
जब डेटा आता है क्लियर हो करके तो सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी प्रोटॉन दिखते हैं उसमें, और एक उन सब के कंपैरिजन में सबसे लंबी पीक दिखती है भाई, 12 प्रोटॉन है एक साथ, सबसे लंबी पीक दिखती है टीएमएस की। तो हम क्या करते हैं, जब उस डेटा को एनालाइज करते हैं तो उस पीक को हम 0 पे सेट कर देते हैं कि ये हमारा टीएमएस का पीक है, पहले इसको तुम 0 पे रख दो, इसको 0 पे रख देते हैं, उसके बाद हम और पीक को कंपेयर करते हैं। तो ये तरीका होता है एनएमआर को समझने का, एनएमआर को एनालाइज करने का। ओके, यस मैम। अब इसी में मैं आगे ये बता देती हूँ शेडिंग और टी शेडिंग। अब देखो, अगर 0 को तुमने ये समझ लिया कि 0 पे टीएमएस है और उसके प्रोटॉन शील्डेड हैं, तो 0 के भाई जितना नजदीक होगा 1 वाला थोड़ा कम शील्डेड होगा 0 से, लेकिन शील्डेड तो होगा। 2 वाला थोड़ा और कम शील्डेड होगा। मतलब कि 0 से लेकर के अगर 10, 11, 12 तक बढ़ रहा है डेटा, इसका मतलब कि धीरे 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 ये प्रोटॉन डी शील्डेड हो रहे हैं, डी शील्डिंग रीजन में जा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का है 0 से नजदीक, 0 के नजदीक में जो प्रोटॉन की पीक आएगी वो शील्डेड होंगे, और 0 से जितना ही दूर चलते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा वो डी शील्डेड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन की बात मैंने आपको समझा दी, ये इफेक्ट क्या होता है ये बात मैंने समझा दी, टीएमएस क्या है, टीएमएस क्यों लिया जाता है ये बात मैंने आपको समझा दी, और कैसे इसको कंपेयर करते हैं ये बात मैंने समझा दी। अब आपको कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। Greater the electron density around the proton, greater will be induced secondary magnetic field। ये तो मैंने आपको बता के दिया है उसी स्लाइड में कि जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस प्रोटॉन के चारों तरफ, तो एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, बिल्कुल डेवलप होगा। करंट इंड्यूस्ड बाय फिक्स्ड magnetic field result in secondary fields which can either enhance or decrease the field to given a proton response। ये बात भी मैंने आपको समझा दी है कि जितना ही ज्यादा बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन वहां घूमता रहेगा, तो समझो कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है उसको घुस के एक्साइट करना उतना ही कठिन होगा और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा। ओके, अब आपको मुझे लगता है मैं आज इतना ही बता पाऊंगी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। ये एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। बहुत कम टाइम हो पाता है, जुड़ने में लग जाता है काफी टाइम। चलो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट है, मैं आपको इतना